हेलो टू एवरीवन। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियर फिजिक्स के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनको यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। सो वन बाय वन आगे जो है सीरीज़ में और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा जो एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी फिजिक्स से जो है उसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेम फिजिक्स या डीयू, बीएचयू, जेएनयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एटसेट्रा जितने भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स उन सबकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्लस कोर्स जो है अनअकैडमी पर मेरा लॉन्च हो रहा है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से मैंने स्टार्ट किया है और इस कोर्स को जब आप परचेज करें तो मेरा रेफरल कोड VK123 इसका आप यूज़ कीजिएगा ताकि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाए। चलते हैं अभी क्वेश्चंस पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर होम सजेशंस CS Wu एंड देयर कोवर्कर्स इन 1957 एक्सपेरिमेंटली प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी इन द बीटा डीके प्रोसेस ऑफ पोलराइज्ड कोबाल्ट 60। इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने CS Wu और कोवर्कर्स को सजेशन दिया कि 1957 जो है इसमें एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर पाए कि बीटा डीके प्रोसेस में पैरिटी का कंजर्वेशन नहीं होता है, और इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये कोबाल्ट 60 पर परफॉर्म किया था। ठीक है, अंडर होम सजेशंस तो आपके ऑप्शंस हैं CF पॉवेल, नेक्स्ट है पॉली, थर्ड है ली एंड यंग और लास्ट ऑप्शन है फेरबी। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ली एंड यंग। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ किस टाइप से हमारे पास ये आंसर है। देखो ली एंड यंग ने 1956 में सजेस्ट किया था कि पैरिटी कंजर्वेशन स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस में हमारे पास होती है और इसका हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलता जब वीक इंट्रैक्शंस की बात करते हैं। तो CS Wu ने सजेशंस यहाँ पर माने और उसने एक्सपेरिमेंटली 1957 में प्रूव भी किया विद हिज कोवर्कर्स। ही विल टेक द सैंपल ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट सैंपल से जो है इसने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया और इसने सोलेनाइड में सबसे पहले इस कोबाल्ट को रखा और इसके बाद इसने टेम्परेचर 0.01 केल्विन पर इन्होंने इस सैंपल को कूल किया। ठीक है, बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। इससे क्या हुआ कि कोबाल्ट न्यूक्लियाई जो है वो पोलराइज हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। इससे पोलराइज्ड कोबाल्ट न्यूक्लियाई डीके होता है, बीटा डीके प्रोसेस इसके अंदर होता है, और ये जो बीटा डीके प्रोसेस है ये एक्साइटेड निकल न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर जो है डीके होता है, प्लस में इलेक्ट्रॉन आता है। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, इस एक्सपेरिमेंट में उसने ऑब्जर्व किया कि अगर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाए कोबाल्ट न्यूक्लियस का तो रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी मोमेंटम में चेंज देखने को मिल रहा है एक तरीके से हम देखें तो इलेक्ट्रॉन के, लेकिन डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन ऑफ कोबाल्ट न्यूक्लियस दैट वाज अनचेंज्ड। न्यूक्लियर स्पिन जो है कोबाल्ट न्यूक्लियस का उसमें कोई किसी तरीके का चेंज नहीं देखने को मिलता है। सो दैट प्रूव्स द पैरिटी ऑफ नॉन कंजर्वेशन इन द बीटा डीके प्रोसेस। जो J.P है, ठीक है, J.P यहाँ J जो है वो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ऑफ दैट कोबाल्ट न्यूक्लियस एंड P डिनोट्स द मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट में हमें चेंज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ से हो गया कि पैरिटी जो है वो कंजर्व नहीं है इस केस में। ठीक है, तो जहां पर भी ये देखने को मिलता है वहां पर पैरिटी कंजर्वेशन नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटली इसको इस तरीके से प्रूव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरिटी का नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी इन बीटा डीके वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड यूजिंग पोलराइज्ड कोबाल्ट न्यूक्लियस बाय ऑब्जर्विंग J.P वैल्यू where J denotes the spin angular momentum of nucleus before the decay and P denotes the momentum of emitted electron. So this quantity is a blank quantity. देखिए यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ जो है फिल करना है। चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है, या तो स्केलर क्वांटिटी है J.P, या फिर सूडो स्केलर क्वांटिटी है, सूडो वेक्टर क्वांटिटी है, या एक्सियल वेक्टर है। देखो वेक्टर तो है नहीं क्योंकि दो वेक्टर प्रोडक्ट्स जो है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। तो या तो ऑप्शन A आएगा या फिर ऑप्शन B आएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि सूडो स्केलर। किस तरीके से, देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये सूडो स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज डिफाइंड एज A.B क्रॉस C। तीन वेक्टर्स हमारे पास हैं A, B और C, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा A.B क्रॉस C। अब अगर हम रिफ्लेक्शन करते हैं ऑल एक्सिस, ठीक है, किसी भी एक्सिस पर आप कर लीजिए X, Y, Z, ठीक है, तो अगर आप रिफ्लेक्शन करते हैं तो A वेक्टर जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन B क्रॉस C वो चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है? क्योंकि देखो B क्रॉस C का अगर हम मिरर इमेज देखेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ C क्रॉस B,
और C क्रॉस B जो है वो B क्रॉस C के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, एंटी कम्यूटेटिव है। तो एक नेगेटिव साइन वो एंटी कम्यूटेटिव वाला, और एक नेगेटिव साइन जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे x से -x होता है, y से -y होता है, z से -z होता है, तो इस तरीके का ये ट्रांसफॉर्मेशन कराता है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आप ये कर रहे हैं पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रिफ्लेक्शन अबाउट द ऑल एक्सिस, तो ए वेक्टर में तो चेंज हमारे पास देखने को मिल रहा है, लेकिन बी क्रॉस सी में चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। सो द साइन ऑफ कंप्लीट अगर हम देखें ए डॉट बी क्रॉस सी का, तो वो चेंज हो जाता है। और ये साइन जो है अगर चेंज हो रहा है तो ये स्केलर के केस में देखने को नहीं मिलता है। सो दीज आर कॉल्ड सूडो स्केलर्स, इनको हम सूडो स्केलर्स कहते हैं। सो हेयर द टर्म जे डॉट पी को आप देखो किस तरीके से लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में। जे को आप लिख सकते हैं आर क्रॉस पी। ठीक है, तो ये पी जो है वो कोबाल्ट का न्यूक्लियस का है। ठीक है, और डॉट में जो पी है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। सो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और कोबाल्ट का यहाँ पर जो है मोमेंटम अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, सो दैट वाज ए सूडो स्केलर क्वांटिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, युकावा सजेस्ट न्यूक्लियर फोर्सेज आर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ मैसोन्स। तो आपने युकावा थ्योरी ऑफ मैसोन्स में स्टडी किया होगा कि न्यूक्लियर फोर्सेज जो है वो मैसोन्स के एक्सचेंज की वजह से अराइज होते हैं। अप्रोक्सीमेटली मैसोन्स का जो मास है वो 300 टाइम्स होता है देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दे मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सो इन दिस टाइम मैसोन्स कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ, तो इस समय में जो मैसोन्स हैं वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जो है कवर कर जाएंगे। दैट मीन्स आपको यहाँ पर रेंज फाइंड आउट करना है मैसोन्स के। सो देखिए, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैसोन्स इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। सो बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पर हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन ई एनर्जी डॉट अनसर्टेनिटी इन टाइम, ये हमारे पास एच कट का ऑर्डर का होता है। ठीक है, अब R इज इक्वल टू सी और अनसर्टेनिटी इन टी हो जाएगा यहाँ से। तो R की वैल्यू आपने फाइंड आउट करना था, सिंपली मैंने यहाँ पुट कर दिया सारी चीज़ें, और अनसर्टेनिटी इन जो एनर्जी है वो हमारे पास हो जाएगा mc²। ठीक है, तो सभी वैल्यूज यहाँ पर पुट किया तो आंसर आ रहा है 1.3 फेरेमीटर के अराउंड यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक न्यूट्रल एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसका थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन का, या हम कह सकते हैं आइसोस्पिन प्रोजेक्शन अलोंग द z एक्सिस, इसकी वैल्यू है +½ एंड बैरियर नंबर इज b इज इक्वल टू +1। यू हैव टू फाइंड आउट स्ट्रेंजनेस एंड हाइपर चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है, स्ट्रेंजनेस और हाइपर चार्ज जो है पार्टिकल का आपने फाइंड आउट करता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है कि जेलमैन निशिजिमा स्कीम जो है, या इसका फॉर्मूला जो है, ये वैलिड है हेड्रॉन्स के लिए। हेड्रॉन्स यानी कि मैसोन्स और बैरियंस का कॉम्बिनेशन, मैसोन्स जिनका इंटीग्रल स्पिन है और बैरियंस वो जिनका हाफ इंटीग्रल स्पिन है। अब ये फॉर्मूला किसको कनेक्ट करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को, बैरियन नंबर को, स्ट्रेंजनेस को और थर्ड आइसोस्पिन को। किस तरीके से फॉर्मूला आपके सामने गिवन है। ठीक है, अब डिस्कवरी जो है वो न्यू पार्टिकल्स की जब हुई थी तो न्यू क्वांटम नंबर्स यहाँ राइज हुए थे सी, बी और टी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा चार्म, बॉटम और टॉप, शो हो रहा होगा आपको। और अबाव फॉर्मूला से आपने जो है सभी वैल्यूज जो आप पुट करके देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू की वैल्यू तो 0 है क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट्री पार्टिकल है। और नेक्स्ट है T3 की वैल्यू यानी कि थर्ड आइसोस्पिन, ये हमारे पास हाफ है y/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। देन y इज इक्वल टू v प्लस सी है, तो s इज इक्वल टू -2 जो है, ये आंसर हमारे पास हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन इज द लार्जेस्ट एक्सेलरेटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में एक एक्सेलरेटर आता है जो वर्ल्ड का जो है फेमस एक्सेलरेटर है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। इसकी मदद से हिग्स बोसोन जो है इसके बारे में पता लगाया जाता है। हिग्स बोसोन जिससे सभी जितने भी जो मासेज हैं हमको मिला, मैटर का जो मास है वो हमको मिला ड्यू टू हिग्स बोसोन। ठीक है, तो इसकी खोज यहाँ पर की गई है। और CERN लेबोरेटरी में जो है किस तरीके से इसकी प्रोडक्शन की जाती है, तो इसमें एक्सेलरेट करवाया जाता है प्रोटॉन बीम्स को, और इन प्रोटॉन बीम्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 7 टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड दे आर moving in an underground ring that has 27 kilometer circumference. Now the relativistic mass of these accelerated protons in terms of rest mass of proton is, तो इसमें आपको पता लगाना है कि relativistic mass जो है वो प्रोटॉन्स का क्या होगा। तो इसके लिए आप relativity यूज कर सकते हैं। सो relativity कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 7 टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है। हर एक प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 7 टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पर E इज इक्वल टू mc² इक्वेशन का हम यूज करेंगे, जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में रेस्ट मास एनर्जी का सम। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा गामा mc², ये हमारे पास होता है कंप्लीट जो एनर्जी है वो हो जाएगा गामा mc²। अब काइनेटिक एनर्जी गिवन है 7 टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में कन्वर्ट किया है। रेस्ट मास एनर्जी जो होता है प्रोटॉन के केस में 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी जूल में कन्वर्ट कर लिया है। सो यहाँ से गामा -1 की वैल्यू सॉल्व करने पर आ रही है 7476। सो गामा की वैल्यू हो जाएगी 7477। सो जो मूविंग
प्रोटॉन है इसका मास कितना हो जाएगा 7477 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन, रेस्ट मास यहां पर बात की गई है, ठीक है। सो मूविंग मास इज इक्वल टू 7477 टाइम्स द रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो अब आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, 5 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो ये एक टेस्ट के क्वेश्चंस थे और ये टेस्ट मैंने कंडक्ट किया था और कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैंने डिस्कस किया था ये टेस्ट जो है, और यहाँ पर आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया। कुछ और भी क्वेश्चंस हम न्यूक्लियर फिजिक्स पर डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। सो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।